भूमि निम्नीकरण यहाँ से शुरू करना है। इसमें हम पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या है, भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, भारत में भूमि निम्नीकरण और प्रभाव, भूमि निम्नीकरण के संरक्षण हेतु प्रयास, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखते हैं भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या है। यदि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से मृदा की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाए तो उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं, और भूमि निम्नीकरण को निम्नलिखित में से किसी एक परिस्थिति में परिभाषित किया जाता है। किसी भी एक में, ये जो बता रखी है, यदि मृदा की प्राकृतिक आप उत्पादन करने की क्षमता में कमी आ जाए, यदि मृदा की जैविक संरचना और गुणवत्ता में कमी आ जाए, यदि मानव को मृदा से निकलने वाली सेवाओं में कमी आ जाए, मृदा से मिलने वाली सेवाओं में। मृदा निम्नीकरण को गहनता के आधार पर 3 प्रकारों में रखा गया है। 3 प्रकार से मृदा निम्नीकरण को बांट सकते हैं हम 3 प्रकार में। एक तो होता है सामान्य निम्नीकरण, यदि फसल उत्पादन में 10% तक की कमी आ जाए तो सामान्य निम्नीकरण है। मध्यम निम्नीकरण, यदि फसल उत्पादन में 11% से 50% तक की कमी आ जाए, वो मध्यम निम्नीकरण है। गहन निम्नीकरण, यदि फसल उत्पादन की क्षमता 50% या अधिक की कमी आ जाए, ये हो गया गहन निम्नीकरण। बताओ मृदा निम्नीकरण क्या होता है? यदि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाए तो उसे भूमि निम्नीकरण वेरी गुड। कहते हैं। और कितने प्रकार में 3 डिवाइड करें, कौन से? सामान्य निम्नीकरण, मध्यम निम्नीकरण और गहन निम्नीकरण। गहन निम्नीकरण क्या है? गहन निम्नीकरण क्या है? यदि फसल उत्पादन 50% से अधिक की कमी आ जाए फसल उत्पादन में। वेरी गुड। मृदा निम्नीकरण के कारण देखो क्या है। प्राकृतिक कारण, वायु के द्वारा शुष्क या मरुस्थल क्षेत्रों से वायु के द्वारा अपर्दन, परिवहन और अवसादन के द्वारा मरुस्थल और आसपास के क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा के विस्तार से भूमि निम्नीकरण या मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। मतलब हवा आ गई, हवा रेत उड़ा करके अपने साथ लेकर के चली गई और उन रेतों क्षेत्रों में जाकर के जमा कर दिया जहां पर अच्छी मिट्टी है, तो इसको हम मरुस्थल का फैलाव भी बोल सकते हैं। हिमानी के द्वारा, जब हिमानी गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल के प्रभाव से ढाल की दिशा में विस्थापित होती है तो अपने साथ लाए गए हिमोड को आसपास के कृषि क्षेत्रों में फैला देती है। उसकी वजह से मृदा का निम्नीकरण होता है। जल जमाव के प्रभाव से जल जमाव से मृदा में केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन होता है, जिसके कारण मृदा के लवणीय और क्षारीय तत्व नीचे से ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। मतलब जिन क्षेत्रों में बारिश बहुत कम होती है, इवेपोरेशन रेट ज्यादा है, तो मृदा में जो है लवणीय जो क्षारीय तत्व हैं वो नीचे से मृदा के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जल जमाव के प्रभाव से होता है। शुष्क जलवायु दशा, इसका तात्पर्य से भौगोलिक क्षेत्र से है जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। परिणाम स्वरूप केशिका क्रिया द्वारा लवणीय और क्षारीय तत्व नीचे से ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। द्रव्यमान संचलन, इसमें चट्टान और मिट्टी के टुकड़े ढाल और गुरुत्वाकर्षण के कारण कृषि क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। नदियों के द्वारा, नदियों का प्रवाह बढ़ने से नदियां अपने आसपास के क्षेत्रों में कटाव शुरू कर देती हैं, जिससे बीहड़ या रेवाइंस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और चंबल के रेवाइंस जो है वो ज्यादा फेमस हैं इंडिया में। सागरीय ज्वारीय लहरें कैसे भूमि का निम्नीकरण करती है? ये तटीय क्षेत्रों में भूमि कटाव पर निम्नीकरण का कारण बनती हैं। वर्षा जल के प्रभाव से कैसे? समतल मैदानी क्षेत्रों में परत या शीत अपर्दन, ढाल वाले क्षेत्रों में बूंद अपर्दन, रील अपर्दन, उंगली नुमा पर गड्ढा जो हो जाता है वो अवनालिका अपर्दन। बूंद अपर्दन, जब बहुत सारी बूंदें मिल जाती हैं, अपर्दन होकर बूंदों से तो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, लेकिन बूंद पड़ती रहती हैं, वो गड्ढे धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, और लेकिन थोड़े समय के बाद वो गड्ढे आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वो बूंद अपर्दन हो गया। फिर वो जब वो गड्ढे मिल जाते हैं तो एक उंगली रख करके देखोगे ना, उंगली की शेप में इतनी मोटाई वाला, वो रील अपर्दन हो गया। रील अपर्दन जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, एक बड़ा सा गड्ढा विशाल हो जाता है, अवनालिका अपर्दन उसको हम बोलते हैं। अवनालिका अपर्दन क्या है? भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन क्षेत्र मालवा पठार चंबल नदी घाटी का क्षेत्र है। यहाँ इसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। बूंद अपर्दन, वर्षा की बूंदों से छोटे छोटे गड्ढों का होना बूंद अपर्दन होता है। मानवीय कारण क्या है? रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी और शाकनाशी आदि प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मानवीय कारण से मृदा का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। अति सिंचाई, इससे मृदा का निम्नीकरण कैसे हो रहा है? रासायनिक उर्वरक हमने यूज कर दिया, कीटनाशी यूज कर दिया, शाकनाशी यूज कर दिया। कीटनाशी यूज करने से जो मृदा के लिए लाभकारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर जाते हैं।
ठीक है, इसलिए मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। अति सिंचाई हो रही है। अति सिंचाई होने से क्या हो रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा में अति सिंचाई की जाती है, वो ना तो ड्रिपिंग करते हैं, ठीक है, और भी है स्प्रिंकलिंग भी नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ओवर करते हैं, सारी फसल को डुबो देते हैं, पूरे के पूरे जितने भी जमीन है उस एरिया को डुबो देते हैं, वो अति सिंचाई हो गया। इससे क्या होगा, इससे पानी तो एवापोरेट होकर के उड़ जाएगा, लेकिन नीचे नमक रह जाएगा, क्षारीय तत्व या लवणीय तत्व रह जाएंगे, मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा। अति पशुचारण। अति पशुचारण से क्या होगा, अति पशुचारण से जो छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, ठीक है, वो उनके पाँव के नीचे आ जाएंगे, वो उनके सूट्स भी खा जाएंगे, पाँव के नीचे आकर के वो भी खत्म हो जाएंगे। अति पशुचारण से क्या होगा, वो मृदा क्या होगी, इसमें उत्पादकता क्षमता कम हो जाएगी। फिर झूम कृषि। झूम कृषि में क्या होता है, एक एक क्षेत्र को चुन लेते हैं कबीलियाई लोग, जनजाति लोग, और सब क्षेत्र को चुन करके पेड़ों को काट देते हैं, उनको जला देते हैं। इससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। एक तो मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा, उनका मानना ये है कि ये जो राख बचेगी जलने के बाद, ये खाद का काम करेगी, इस एरिया में वो फसल उगा लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, ये आग फैल भी सकती है, स्पेशली गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हवाएं ज़्यादा चलती हैं, जो सीमक क्षेत्र को आग लगा रखी है, तो इससे जंगल की आग को भड़काया जा सकता है, भड़क जाती है इससे। निर्वनीकरण। निर्वनीकरण क्या होता है, निर्वनीकरण से वनों की कटाई कर दी, वनों की कटाई जैसे भी हो जाएगी, अपर्दन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जो पेड़ों की जड़ें हैं मिट्टी को बांध करके रखती हैं, पेड़ों को ही काट दिया जाएगा तो वो जड़ें मिट्टी को बांध करके नहीं रख पाएंगी, ठीक है। वन का महत्व क्या है मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने में? नमी बनाए रखता है, सौर प्रकाश कम करता है। सौर प्रकाश कम कर देगा, छाया ज्यादा रखेगा, तो मृदा में नमी बनी रहेगी, इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। वर्षा के प्रभाव से मिट्टी को बचाए रखता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बनाए रखती हैं। निर्वनीकरण के कारण क्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो जनसंख्या को अकोमोडेट करने के लिए, आवास प्रदान करने के लिए निर्वनीकरण हो रहा है। औद्योगिकीकरण के कारण, ठीक है, उद्योगों को स्थापित करने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। नगरीकरण के कारण, ठीक है, नगर फैल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जंगल के एरिया को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। खनन के कारण, कोई प्रोजेक्ट चलाना है, खनन करना है, तो पेड़ पौधों को काटा जाएगा, तब खनन किया जाएगा। यह है निर्वनी के कारण। अवैज्ञानिक कृषि उपाय। अवैज्ञानिक कृषि के उपाय क्या है? कंटूर फार्मिंग। अवैज्ञानिक कृषि की जा रही है कंटूर बर्डिंग, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत। कंटूर फार्मिंग क्या होता है? कंटूर फार्मिंग कंटूर फार्मिंग बता रहा था मैं। कंटूर फार्मिंग में क्या कर दिया जाता है, जैसे ये स्पेशली पहाड़ों में होता है, पहाड़ी एरिया में स्टीप एरिया होता है, तो बारिश जो होती है, वो बारिश का पानी फिसलने से रोकने के लिए, वो जो पहाड़ी का एरिया होता है ना, छोटे छोटे से, वो पानी को रोकने के लिए मिट्टी की लेयर लगा दी जाती है, ताकि पानी नीचे ना आ जाए, और उस एरिया में कंटूर फार्मिंग की जाती है। ठीक है, मैं इसको एक बार दिखाता हूँ आपको, कंटूर फार्मिंग को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बार बार आएंगे कंटूर फार्मिंग। हाँ, बीहड़ भी दिखा दूँ। दिस इज कंटूर फार्मिंग, यू कैन सी। ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में पानी जल्दी से नीचे की ओर ना जाए, इस वजह से क्या किया जाता है, एक मिट्टी की लेयर लगा दी जाती है। ये कंटूर फार्मिंग है। दिस इज कंटूर फार्मिंग, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंटूर फार्मिंग। ठीक है, वेरी गुड, तेरी ये जरूरत थी हमें। इसी को देख लो, ये कंटूर फार्मिंग है। ठीक है, मैं आपको चंबल रेवाइंस दिखाता हूँ, रेवाइंस ऑफ चंबल। ये देखो, दिस इज रेवाइंस ऑफ चंबल्स। ये कटाव हो रहा है मिट्टी के द्वारा, वर्षा के द्वारा, तो इनको रेवाइंस बोला गया है। समझ गए? ये हो गया, ये तो यूट्यूब है वीडियो। ठीक है, पहले छोटा छोटा अपर्दन होकर के, बूंद अपर्दन होकर के, फिर रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन। ठीक है, ये इस एरिया में है, इंडिया के एरिया में। तो ये यहाँ पर डाकू रहते थे पहले, चंबल के डाकू फेमस थे वो। यहाँ पर जाकर के छुप जाते थे, पता नहीं चलता था, क्योंकि ये बड़े बड़े वो है। ठीक है,
ये था कंटूर फॉर्म। एकल कृषि का मतलब गेहूं चावल के अलावा पंजाब और हरियाणा में दूसरी कृषि बड़ी मुश्किल से की जाती है। इसका रीजन है एमएसपी। ठीक है, उस दूसरी वो फसल उगाते ही नहीं, और एक ही फसल बार बार उगाने से मृदा की जो निम्नीकरण हो रहा है, एक फसलीय कृषि पद्धति है जिसमें दो दोहराने से मृदा कुपोषित हो जाती है। भारत में भूमि निम्नीकरण, अब हमें ही लगा लो, हम एक ही चीज खाते रहें या दूसरी दो ही चीज खाते रहें, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वो भी खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, एक चीज, अगर कोई चीज हम ज्यादा डाल रहे हैं ना कृषि में, कोई भी चीज हो, वो ज्यादा भी हानिकारक हो, कम भी हानिकारक है, बैलेंस होना चाहिए उसमें। भारत में भूमि निम्नीकरण और प्रभाव क्या है? 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भूमि का 30% निम्नीकृत भूमि था। भूमि का कुल भाग जो था 30% भाग था, जो वर्तमान में बढ़कर 32% हो गया, और निम्नीकृत भूमि का अधिकांश भाग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में है। भूमि निम्नीकरण से कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मृदा जैव विविधता का विनाश, कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में कमी, खाद्य सुरक्षा का प्रभावित होना, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि, जीवन स्तर में गिरावट, जनसंख्या का पलायन, जनांकीय असंतुलन, शहरों में जनसंख्या के संकेंद्रण से शहरी समस्याओं में वृद्धि, बंजर भूमि और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा, भूमि निम्नीकरण और भीड़ वाले क्षेत्र असामाजिक तत्वों के छिपने के क्षेत्र हो जाते हैं। इससे कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। भूमि निम्नीकरण के संरक्षण हेतु प्रयास, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं? मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। उद्देश्य क्या है? विकास के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण, जागरूकता बढ़ाना मरुस्थल को रोकने के लिए, सूखा प्रबंधन तत्परता और समन्वय, स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए गतिविधियां, स्थानीय रूप से अनुकूल संसाधनों एवं विकास पहलू को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदाय के सशक्तिकरण हेतु स्वशासन को मजबूत करना। दिल्ली घोषणा। वर्ष 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय अभिसमय के 14वें स्तर की मेजबानी की और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि पुनरुद्धार का लक्ष्य किया गया। दिल्ली घोषणा में 2019 में हुई थी, 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार का मतलब जो डेजर्ट में बदल चुकी है उसको वापस लेकर के आना। संधारणीय भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, इसे भारत सरकार और ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। व्हाट इज ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी? ये एक वित्तीय संस्थान है, ठीक है, जो वित्त उपलब्ध करवाती है जलवायु के लिए। निम्नीकृत भूमि का आंकड़ा इकट्ठा करना, इसरो और अन्य संस्थाओं के द्वारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह के आधार पर मरुस्थलीकरण एवं बंजर भूमि पर 2016 में राष्ट्रीय एटलस का प्रकाशन किया गया था। मतलब एक मैप जारी किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है। सूखा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य फसलों एवं पशुधन के उत्पादन तथा भूमि, जल और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। मतलब सूखे का प्रभाव पड़ा हो, किसके ऊपर? फसलों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, पशुधन के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है, भूमि जल पर क्या प्रभाव पड़ा, और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके प्रभाव को कम करना है। मरुस्थलीकरण का मानव संसाधनों की उत्पादकता पर प्रभाव को समझाओ, क्या है ये? मानव संसाधन कब बनते हैं? संसाधन कोई भी चीज है, अगर मोटा मोटा हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, संसाधन हम उस चीज को बोलते हैं जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, आपको किस चीज की जरूरत है राइट नाउ? आपको कोई पढ़ाने वाला चाहिए, आपकी जरूरत है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं मानव संसाधन हूं, ठीक है। सूखा मेरी उत्पादकता को कैसे प्रभावित करेगा? मरुस्थलीकरण, मरुस्थल में अगर मैं जाकर के आपको पढ़ाऊंगा, मुझे गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, मैं आपको इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। कभी बीच बीच में पानी पीऊंगा, कभी कुछ कुछ वो करूंगा, ठीक है। कभी मैं कहूँगा फैन चला दो, ये वो कर दो, वो कर दो, ठीक है। राइट नाउ तो सर्दी की कंडीशन है, तो ये कहा जा सकता है कि जो मरुस्थलीकरण है वो मानव संसाधन की उत्पादकता पर प्रभाव डालता है, और धूप की वजह से एनर्जी लॉस होगा, डिहाइड्रेट होगा, उत्पादकता कम होगी, तो मानव संसाधन की उत्पादकता कम हो जाती है। जैसे गर्मियों में कम काम कर पाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम,
इसे भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और पहचान किए गए क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर स्थानीय समुदाय का सशक्तिकरण करना है। वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास योजना, इसे कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रम तैयार करके परियोजना निर्माण करना तथा निगरानी में लोगों की भागीदारी मजबूत करना है। राष्ट्रीय जल संभर विकास योजना वर्षा सिंचित जल के लिए। तमिलनाडु कोस्टल स्टेट है और चेन्नई और तमिलनाडु, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारी पानी की किल्लत है, समुद्र के किनारे होते हुए उनको पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है उसको। और तमिलनाडु सरकार ने ये मैंडेटरी कर रखा है हर घर के लिए कि वो बारिश के पानी को सिंचित करें। ठीक है, ये परमिशन लेनी होती है सरकार से छत देने से पहले उनको, कि कुछ ऐसा सिस्टम वो डेवलप करेंगे कि बारिश का जो पानी होगा वो उसको इकट्ठा करेंगे, तब वो पीने का पानी यूज करते हैं, प्योरीफाई वगैरह करके। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं बचा है। ठीक है, यह है जल संभर कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। यह 1994 से लागू है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण के विरुद्ध वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना तथा भूमि निम्नीकरण सुधार पर सहयोग को बढ़ावा देना है। बोन चैलेंज, जर्मनी के बोन में चैलेंज है क्या। वैश्विक प्रयास के तहत 2020 तक विश्व के 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार करना। जर्मनी का बोन शहर में अपनाया गया था इसको। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, LDN, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन को एक अवस्था के रूप में परिभाषित करता है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों का समर्थन हो, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हो, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हो। LDN भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता में कालिक एवं स्थानिक पैमानों पर पारिस्थितिकी तंत्रों के भीतर स्थिर रहती है या वृद्धि करती रहती है। यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार सहित उत्पादक भूमि की प्रत्याशित हानि को प्रतिसंतुलित करती है। निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती, यह UNFCCC के पक्षकारों द्वारा विकसित एक तंत्र है। व्हाट इज UNFCCC? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसमें वनों में संग्रहित कार्बन के लिए एक वित्तीय मूल्य का निर्धारण किया जाता है। यह विकासशील देशों को वन भूमि से उत्सर्जन में कमी करने तथा कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहन देकर सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। यह वन संरक्षण, वनों के प्रबंधन और कार्बन स्टॉक की वृद्धि की भूमिका को शामिल करता है। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा, यह सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज और देशज लोगों के संगठन की एक वैश्विक साझेदारी है। यह निर्वनीकरण, भूमि निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी, वन कार्बन स्टॉक संरक्षण, जंगलों के प्रबंधन और विकासशील देशों में वन कार्बन स्टॉक की वृद्धि पर केंद्रित है, जिसे आमतौर पर REDD+ कहा जाता है। ठीक है, यह है वन कार्बन भागीदारी सुविधा। जोहानिसबर्ग पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान, क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राजनीतिक समर्थन की पुष्टि की गई और इसके वित्त पोषण एजेंसी के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को निमंत्रित किया गया। यह है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि एक वित्त पोषण संस्था है। विश्व भर में कृषि, पशु, भूमि प्रबंधन पर लाभकारी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए भूमि निम्नीकरण तटस्थता निधि का निर्माण करना। ग्लोबल लैंड आउटलुक, इसे UNCCD द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट है ये, क्वेश्चन पूछ लिया जाता कई बार कि ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। 4-5 संस्थाओं के नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इसे UNCCD के द्वारा जारी किया जाता है। मानव कल्याण के लिए भूमि की गुणवत्ता के केंद्रीय महत्व को प्रदर्शित करता है। जीवन के लिए भूमि कार्यक्रम, इसे भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए 2011 में UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन में प्रारंभ किया गया। एनी क्वेश्चन? अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट क्या है इसमें पढ़ेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अपशिष्टों का वर्गीकरण क्या है? प्रकृति, स्रोत,
प्रभाव, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि उसकी प्रकृति कैसे जैव निम्नीकृत हो सकता है या जैव अनिम्नीकृत पदार्थ है। ठीक है, स्रोत क्या, घरेलू घरेलू स्रोत है, कृषि स्रोत है, औद्योगिक नगर या प्रदूषण, परमाणु वेस्ट एक्सेट्रा। प्रभाव क्या, खतरनाक और गैर खतरनाक प्रभाव। अवशिष्ट के प्रभाव में हम पढ़ेंगे। अवशिष्ट प्रबंधन के उपाय क्या हैं, अवशिष्ट प्रबंधन के प्रयास क्या, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि बेसल कन्वेंशन हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन हो गया। ठीक है, अपशिष्ट क्या है, कोई भी वस्तु पदार्थ जिसका उपयोग कर लिया गया हो, जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता और बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, उसे अपशिष्ट कहते हैं। दरअसल प्रकृति में कोई भी वस्तु या पदार्थ अपशिष्ट नहीं होता, क्योंकि जो वस्तु या पदार्थ किसी के लिए अनुपयोगी हो चुका है वह दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे कबाड़ी। प्रकृति में भी अपशिष्टों को पुनर्चक्रित और समाप्त करने की क्षमता होती है, परंतु हम इतनी तेजी से अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं कि जो प्रकृति की पुनर्चक्रण की क्षमता से बाहर होता जा रहा है, और ऐसे अपशिष्ट जो पर्यावरण में खुले रह जाते हैं मानव और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। अपशिष्टों का वर्गीकरण क्या, प्रकृति के आधार पर। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट, ऐसा अपशिष्ट जो शीघ्र विघटित हो जाए अर्थात जिसका पर्यावरण में लंबे समय तक दुष्प्रभाव न हो, जैसे कृषि अपशिष्ट हो गए। जैव अनिम्नीकृत अपशिष्ट, ऐसे अपशिष्ट जो लंबे समय तक अपना प्रभाव पर्यावरण में बनाए रखते हैं, जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, परमाणु अपशिष्ट, ई अपशिष्ट हो गए। ई अपशिष्ट का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है हमारा और वो अगर खराब हो जाता है हम उसको फेंक देते हैं, वो ई अपशिष्ट में आ जाता है, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन, ठीक है, और मोबाइल की जो जिसके ऊपर डायोड वगैरह लगे होते हैं, प्लेट होगी, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो हमारे काम का नहीं, हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, ये ई वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। स्रोत के आधार पर घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, परमाणु अपशिष्ट, ई कचरा, अंतरिक्ष कचरा, युद्धों के समय उत्पन्न कचरा, आपदाओं से उत्पन्न कचरा, सांस्कृतिक समारोहों के अवसर पर उत्पन्न कचरा। ठीक है, सांस्कृतिक समारोहों में लोग क्या करते हैं, जैसे प्लास्टिक डिस्पोजल्स यूज करते हैं, खाते हैं और फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक यू नो वेरी वेल दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये वातावरण में लंबे समय तक रहता है, अगर कृषि क्षेत्र में चला जाए तो फसलों की बर्बादी तो निश्चित है। ठीक है, प्रभावों के आधार पर खतरनाक अपशिष्ट, ऐसे अपशिष्ट जो अपने भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रतिक्रियाशीलता, ज्वलनशीलता इत्यादि गुणों के आधार पर मानव और पर्यावरण दोनों के लिए अधिक नुकसानदायक हो, उसे खतरनाक अपशिष्ट कहते हैं, जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, परमाणु अपशिष्ट, ई अपशिष्ट इत्यादि। गैर खतरनाक अपशिष्ट, ऐसे अपशिष्ट जो प्रभावों के आधार पर मानव और पर्यावरण दोनों को कम नुकसान पहुंचाए, उसे गैर अपशिष्ट या गैर खतरनाक अपशिष्ट कहते हैं, जैसे जैविक कचरा हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया, इनका प्रभाव कम है, ये गैर खतरनाक हो गए। ठीक है, अपशिष्टों का प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जीव जंतुओं के ऊपर प्रभाव, भूमंडलीय तापन पर प्रभाव, पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर प्रभाव। कैसे देखते हैं, भूमिगत और सतही जल का प्रदूषण करता है। ठीक है, आप कहीं पर जा रहे हो, बोट में हो, शिप में हो, और आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो, समुद्र में यात्रा करना आपको अच्छा लगता है, बीच में सडनली आपको प्यास लगी, ठीक है, पानी की बोतल आपने पी, फेंक दी समुद्र में। ठीक है, समुद्री जीवों का काम खराब कर दिया। मृदा विषाक्तन और प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जैव सांद्रण और जैव आवर्धन। जैव सांद्रण और जैव आवर्धन मैंने आपको बताया था पहले, और इसका 5वां पॉइंट है महासागरीय प्रदूषण। ये जैव सांद्रण और जैव आवर्धन क्या है, जो भी, हाँ हाँ बताओ क्या। जैव सांद्रण और जैव आवर्धन मैं बताता हूँ आपको कि हमने क्या कर दिया, हमने कीटनाशक छिड़क दिया फसलों पर, तो वही कीटनाशक पक्षियों ने खा लिया। ठीक है, पक्षी ने खा लिया, पक्षी को अचानक उसी पक्षी को जिसने वो खाया है, कीट पतंग जिसने खाए हैं, छिड़क दिया, कीट पतंगों ने खा लिया, कीट पतंग को पक्षी खा गया, पक्षी को अचानक बिल्ली खा गई। ठीक है, बिल्ली को मोर खा गया, ठीक है, मोर को भेड़िया खा गया, भेड़िए को खा गया शेर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होगा कि जो भी पेस्टिसाइड्स हमने डाले थे वो पहले कीट पतंग ने खाए, कीट पतंग ने खाए तो वो जहरीला हो गया, पक्षी ने खाया तो पक्षी जहरीला हो गया, पक्षी को किसी बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली को मोर ने खा लिया, मेरे को उसने खा लिया। तो ये क्या है, ये जैव सांद्रण क्या होगा कि इसमें पहले तो पेस्टिसाइड है उसमें आया कीट पतंग में,
ये जैव सांद्रण क्या होता है? ये पानी में घुलनशील नहीं होता, वसा में घुलनशील होता है। अगर पानी में घुलनशील होता तो इसको जो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह कीटनाशक जो उसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, यूरिनेशन के द्वारा, पसीने के द्वारा। लेकिन क्या होगा कि ये बढ़ता 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 वसा में घुलनशील है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा इसका जो विषाक्तन है, जो कैपेसिटी है इसको पॉइजनस होने की, इसकी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एक जैसे डाइक्लोफिनेक टैबलेट है, पशुओं को दी जाती थी पेन किलर के रूप में। पशुओं में वो एक्यूमुलेशन का काम करने लगी, और एक्यूमुलेशन का काम करने के बाद जब पशु एक्सपायर हो जाते थे तो उनके मांस को जब गिद्ध खाते थे तो इससे गिद्धों की मृत्यु होने लगी थी, ठीक है। तब गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो डाइक्लोफिनेक टैबलेट है इसको बंद करो, ठीक है, बैन लगा दिया था इसके ऊपर। तो ये जैव सांद्रण और जैव आवर्धन है, मैंने लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया भी था। ये दूसरी और तीसरी क्लास होगी शायद। अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय। उपयोग के स्तर पर 4R, पहले 3R आता था, 4R आ गया। रिड्यूस मतलब प्रयोग कम करो ऐसी वस्तुओं का जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। रिसाइकिल करो, ठीक है। रीयूज बार बार में यूज करो। रिकवरी उसको रिकवरी करो, ठीक है। पृथकीकरण के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ठोस कचरा है उसको अलग करो, गीला कचरा उसको अलग करो। आप रेलवे स्टेशन पे देखोगे, ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन वहां पर होंगे, शहरों में भी ऐसा ही है, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटी ने तो वो गाड़ियां भी चलाई हुई हैं, ठीक है, उनको अलग अलग करने के लिए। तो उनकी प्रकृति के आधार पर कचरे को अलग किया जाना चाहिए। चक्रण के आधार पर जो पुनर्चक्रण योग्य है उनको अलग किया जाए, गैर पुनर्चक्रण योग्य जो उनको अलग किया जाए। प्रभाव के आधार पर खतरनाक उनको अलग किया जाए, गैर खतरनाक को अलग किया जाए। समन्वित प्रबंधन के स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में समता विकास करना, जन जागरूकता को बढ़ाया जाए, पहुंच नगर पालिका की सभी क्षेत्रों तक पहुंच हो, प्रशिक्षण हो, नगर पालिका के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, स्थानीय स्वायत्त संस्था को मजबूत करना चाहिए, ठीक है। जन जागरूकता को बढ़ाना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि ब्लेड होते हैं, ठीक है, शेविंग वगैरह कर ली नाई वगैरह ने, वो क्या करेंगे, वो ब्लेड को ऐसे ही फेंक देंगे। पशु आएगा, कचरा आएगा, वो खाते खाते आएगा, उनको खा जाएगा वो, ठीक है। गाय हैं, अब ये जो आवारा पशु हैं, ठीक है, इनको बेचारों को खाने के लिए अगर कुछ नहीं मिलता तो ये किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ थैलियाँ वगैरह खा लेते हैं। कुछ टाइम के बाद पता चलता है, ऐसी न्यूज़ आपने सुना भी होगा कि उसके पेट से इतनी थैलियाँ निकाले गई, ठीक है। ये ऐसा है कि ये जागरूकता बढ़ाने का ही काम है कि ऐसी चीजें जो मान लो जिनको गाय खा सकती हैं, जैसे भी सब्जी वगैरह ले आए उनके जो छिलके वगैरह उतारते हैं, उनको थैली में बांध करके ना डाला जाए, उनको सीधा डाला जाए। या तो वो क्या हो जाएगी, उनकी खाद बन जाएगी, ठीक है, या फिर वो पशु अगर खाएंगे कम से कम उनको नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। जो कचरा ऐसा है जो खतरनाक है, मतलब जन जागरूकता एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको करना। उपयोग या समाप्त करने के स्तर पर डंपिंग, महाद्वीपीय मगन तट में डंप कर दो इनको, ठीक है। दफन, भूमि के नीचे दबा देना। दहन, ऐसे अपशिष्ट जो प्रयोग में नहीं लाए जा सकते उनको ऑक्सीजन की कम मात्रा में जला दिया जाता है। दहन करना। पीसना, ऐसे अपशिष्ट जो ना जलाए जा सकते हो और ना ही प्रयोग में लाए जा सकते उन्हें मशीन की सहायता से पीस दिया जाता है। रोड बनाने में काम ले लो उनको, ठीक है। कंपोस्टिंग, जैसे जैविक कचरे के द्वारा बायो फर्टिलाइजर के निर्माण करना। सैनिटरी लैंडफिल साइट का निर्माण करना। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित किया जाता है। यहाँ अपशिष्टों को परत के रूप में बिछाया जाता है और मशीन की सहायता से समतल किया जाता है और दिन के अंत में उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। एक सैनिटरी लैंडफिल की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। शहर से दूर होनी चाहिए, लेकिन जब जैसे आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाओगे ना और फरीदाबाद जाओगे, आपको रास्ते में एक ये लैंडफिल दिखाई देगी, बदबूदार सा एरिया होगा और वो इतनी ऊंची होगी, छोटी छोटी मशीन दिखाई देंगी, बुलडोजर वगैरह, बिल्कुल छोटी छोटी, इतना ऊंचा है वो, ठीक है। शहर से दूर होनी चाहिए लैंडफिल। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बंजर और बेकार भूमि पर होने चाहिए, जलीय निकाय से दूर होने चाहिए, पशु पक्षियों की पहुंच से दूर रखने के लिए बाड़बंदी होनी चाहिए, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयास, राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ग्रामीण क्षेत्र को भी इस नियम के दायरे में लाया गया है तथा नियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई है।
अपशिष्ट उत्पादक स्रोत से ही कचरे के संग्रहण पर बल दिया जाता है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी ने गाड़ी वगैरह लगा दी है, स्पीकर बोलते हुए आता है, ठीक है, अपने घर का कूड़ा कचरा, ठीक है। पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक शीट के उपयोग को इस नियम के दायरे में लाया गया है। पैकेज कर रहे हो तो प्लास्टिक शीट का, प्लास्टिक के कागज का प्रयोग ना करें। निर्माता द्वारा वितरण का रिकॉर्ड रखा गया है। आपने देखा होगा कई बार, जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे हम घर पे कहीं बाहर गए हुए हैं, घर से फरमाइश आ जाती है कि चाउमीन लेकर के आना, मोमोज लेकर के आना, फिंगर चिप्स लेकर के आना, या फिर बर्गर बना करके लेकर के आना। पहले वो सिल्वर फॉइल में पैक करते थे या कागज की उस पन्नी में पैक करते थे जो प्लास्टिक की थैली होती, अब वो कागज यूज करने लगे हैं पैक करने के लिए। कई बार हमने जब खाए हैं ऑफिस में बैठ करके, देखा होगा आपने, ठीक है, वो कागज यूज करते हैं, ठीक है, डिग्रेडेबल है वो। निर्माता द्वारा वितरण का रिकॉर्ड रखा जाए कि निर्माता ने इतना प्लास्टिक बनाया है और इतना उसने खरीद करके लेकर के गए हैं लोग, तो उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को थर्मोस्टेट प्लास्टिक के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया गया है। गैर नवीकरणीय बहुस्तरीय प्लास्टिक के भी निर्माण और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जोर दिया गया है। प्लास्टिक के कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन मानी गई है। निर्माता और ब्रांड के मालिक की जिम्मेदारी को विस्तार दिया गया। अपशिष्ट उत्पादनकर्ता अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए जिम्मेदार है। सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनः प्राप्ति में अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देगा। निर्माता आयातक मालिक के पंजीकरण हेतु एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली की स्थापना की गई है। 2021 में जो प्लास्टिक का कागज है उसकी मोटाई 75 माइक्रोन कर दी गई। 2022 में 120 माइक्रोन कर दी गई। मतलब धीरे धीरे कागज की मोटाई बढ़ाई जा रही है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 पारित किया है, जिसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे और अप्रबंधित प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना। एक तो ये है उसका उद्देश्य, और सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। नोट, इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है। इसके तहत 5 साल तक की कैद और या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रमुख प्रावधान क्या है? 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना, इनका जो पाउच आ रहा है ना, ये इसका गुटखा तंबाकू वगैरह का, मैंने कई दुकानदारों को बेचते हुए देखा है, ठीक है, उनमें वो प्लास्टिक नहीं आता, वो कागज का आने लगे। ठीक है, प्रतिबंध के लिए उठाए गए कदम। नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रकृति को शुभंकर बनाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों को जोड़ने के लिए एक नेशनल डैशबोर्ड आरंभ किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल को आरंभ किया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक शिकायत निवारण के लिए एक मोबाइल ऐप को आरंभ किया है। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार परिगमन नियम 2016, इनमें खतरनाक अपशिष्ट और अन्य अवशेषों के मध्य अंतर किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम में प्राथमिकता के अनुसार रोकथाम, न्यूनीकरण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, सह प्रसंस्करण, सुरक्षित परिवहन को शामिल किया गया है। अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग से स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे की मुख्य आवश्यकताओं को मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में निर्धारित किया गया है। कचरे को सहायक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सह प्रसंस्करण को अधिमान्य तंत्र के रूप में परिवहन ऊर्जा प्राप्ति से अधिक प्राथमिकता दी गई है। अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियों के पुनः उपयोग के प्रयोजन के लिए आयात करने के लिए मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है। राज्य सरकार को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन पर मुख्य फोकस है। कुछ ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1998 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम अधिसूचित किया गया था, जिसमें 2000 और 2003 में संशोधन किया गया था।
कुछ ऐसे स्पेसिफिक कचरे हैं जिनके इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानकों में। जैसे अगर आप देखो ना, भारत मालदीव से मोस्टली स्क्रैप आयरन क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, फिर उस आयरन को रिसाइकल करके, रीयूज करके, पिघला करके, अलग से बना करके फिर वो यूज करता है। ठीक है, तो कुछ प्रकार के ऐसे भी अपशिष्ट हैं जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे जहाजें हैं, मतलब जो जहाजें खराब हो चुकी हैं, शिप जो खराब हो चुकी हैं, उनको कोच्चि पोर्ट में आकर के उनको फिर वो किया जाता है, तो उनके साथ साथ ऐसे कचरे भी तो आते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 संशोधन अधिनियम 2018, क्या क्या संशोधन किए गए, क्या क्या नियम थे। इन नियमों के तहत क्षेत्र का विस्तार किया गया है, मतलब बहुत से और भी एरियाज हैं जिनको अंडर में लाया गया है। अपशिष्ट पूर्व उपचार पर बल दिया गया है। अपशिष्ट पूर्व उपचार पर बल कैसे दिया गया है, इसको समझा सकते हो? अपशिष्ट पूर्व उपचार पर बल दिया गया है। अपशिष्ट पूर्व उपचार पर बल दिया गया है मतलब कूड़ा फेंकने से पहले अगर उस कूड़े को रिसाइकल किया जा सकता है, अगर उसको मान लो पानी है, ठीक है, अपशिष्ट है, उसको पहले उसका उपचार करो। उसको पहले ऐसे करो जैसे नगरीय सीवेज हो गया, औद्योगिक सीवेज हो गया, वो ऐसा सीवेज ना हो कि उसको मतलब डायरेक्ट समुद्र में छोड़ दिया जाए, नदी में छोड़ दिया जाए और नदी के जो जीव जंतु हैं उनको मार दे। वो उससे पहले उस पानी को क्या करेंगे, उपचार करेंगे, क्लोरीन वगैरह डाल करके, कोल के माध्यम से या कुछ और करके, ठीक है, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अपशिष्ट पूर्व उपचार ये है। सुरक्षित भंडारण पर जोर दिया गया। सुरक्षित भंडारण पर जोर दिया गया मतलब लैंडफिल साइट होनी चाहिए, मगन तट में दबा दो उनको, ठीक है, या कोई बंजर भूमि है वहां लैंडफिल साइट क्रिएट कर दो, ई वेस्ट हो या जो कुछ भी वेस्ट हो या उसको दबा दो उसमें। तो सुरक्षित भंडारण पर जोर दिया गया है। प्रशिक्षण एवं टीकाकरण पर फोकस किया गया है। उचित परिवहन की व्यवस्था, उपचार संबंधी गतिविधियों का रिकॉर्ड एवं निगरानी, उपचार में जीपीएस एवं बार कोडिंग की व्यवस्था। बेहतर पृथक्करण के लिए 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अनुपचारित मानव शारीरिक अपशिष्ट, डेड बॉडीज वगैरह जो होगी, पशु की डेड बॉडीज वगैरह होगी, ठोस बायोमेडिकल कचरा हो गया, जैव प्रौद्योगिकी बायोमेडिकल अपशिष्ट हो गया। नियमों के दायरे का विस्तार कर टीकाकरण, रक्तदान शिविर, शल्य चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों को शामिल किया गया है। क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैलियों को 2 वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। प्रयोगशाला के अपशिष्ट, सूक्ष्मजीव, विमान अपशिष्ट, रक्त के नमूने एवं रक्त की थैलियां का पूर्व उपचार, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और एनएसीओ नाको द्वारा निर्धारित तरीके से ऑन साइट कीटाणु शोधन और जीवाणु मुक्त बनाना है। ठीक है, नाको क्या है, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, प्रमुख दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, कचरा निस्तारण के लिए राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध करानी है। सार्वजनिक जैव चिकित्सा उपचार और परिवहन की सुविधा के संचालक को सुनिश्चित करना होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समय पर संग्रहण हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन, इनको कल देखेंगे। ठीक है।